May I come in, sir? Yes, Good evening, sir. good evening. Please take your seat. Thank you, sir. संकेत, Yes, sir. कैसे हैं संकेत आप? मैं काफ़ी बढ़िया हूँ, सर। ठीक है, संकेत आप रायगढ़ महाराष्ट्र से हैं Yes, sir. और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो है सोशियोलॉजी। Yes, sir. ये आपका कौन-सा प्रयास है सिविल सेवा परीक्षा ये में? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या रहा आपका मेरा परफॉर्मेंस? प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, आपने सोशियोलॉजी का ही क्यों चयन किया अपने वैकल्पिक विषय के रूप में? सोशियोलॉजी जो मेरा था, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसके साथ-साथ मैं काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो इस हुँ, वजह से मैंने सोशियोलॉजी को चुना। हुँ। आपके फेवरेट सोशल थिंकर कौन है? मेरे सोशल जो फ़ेवरेट है, वो इमाइल डरख़ाइम जी है। हुँ, हुँ। ठीक है, आपको स्केचिंग करना भी पसंद है और डूडल क्राफ्टिंग। यस, सर। डूडल क्राफ्टिंग के बारे में कुछ बताइए? डूडल क्राफ्टिंग जो है, जिसमें हम रिपिटेटिव डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं और उससे हम क्रिएटिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। हुँ, एक प्रकार के स्केचिंग का ही एक हुँ, प्रकार है। हुँ। यस। स्केचिंग के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? टूल्स के बारे में बता दीजिए। डिपेंड है कि स्केचिंग किस टाइप की जा रही है। मैं ज़्यादातर चारकोल पेंसिल से करता हूँ, सो इसके लिए चारकोल पेंसिल चाहिए। उसके लिए एक इरेज़र आता है, इरेज़र और नॉर्मल जो भी पेपर है वो पेंसिल्स चाहिए। की वैराइटीज़ क्या-क्या होती हैं? जैसे एचबी ऐसे कुछ वैराइटीज़ होती हैं, क्या-क्या होती हैं ये? जो नॉर्मल पेंसिल होती है, उसमें कार्बन जो ग्रेफ़ाइट है उसका यूज़ होता है हुँ, और जो हुँ। चारकोल होता है उसमें चारकोल का यूज़ होता है उसमें। हुँ, हुँ। और जो कोनोटेशंस होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं? जो उसकी 2B, एचबी इस तरीके की कोनोटेशंस। जो उसकी डार्कनेस को रेफ़र करते हैं। अच्छा। अम, आप महाराष्ट्र से आते हैं, यस सर। ठीक है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी है वो, ठीक है। तो आप उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बता दीजिए इंडियन हिस्ट्री में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है? ग जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उन्होंने उनको लोक कल्याणकारी राजा कहा जाता था कि उन्होंने जो स्वराज्य की स्थापना की थी, सो उसमें उनका जस्टिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान था, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान था, सेकुलरिज़्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान था। सो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फे फेमस है हुँ। उनके लिए। मुंबई को हम आर्थिक राजधानी कहते हैं, क्यों कहते हैं हम ऐसा? हिस्टोरिकली जो ब्रिटिश सर थे, उन्होंने एज़ अ पोर्ट मुंबई को डेवलप किया था। उसके साथ-साथ जो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या जो भी आरबीआई है, उसके मुख्यालय जो है, वो मुंबई में है और मुंबई देश की जीडीपी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन भी करता है। हुँ, सो इस वजह से मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। हुँ। मुंबई में भी बाकी शहरों की तरह, बड़े शहरों की तरह ट्रैफ़िक जैम की एक बड़ी समस्या है। तो समझ लीजिए आप जो हैं वो बृहन-मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर हैं। आप कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को ट्रैफ़िक जैम के? कुछ सेकंड ले सकते हो सोचने जी, के लिए सर? बिल्कुल ले सकते हो। ओके। सो पहला तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हुँ, सो मैं जो बाइक्स के लिए लेन्स है, उनको अलग बनाना चाहूँगा। उसमें जो कार्स है, उसके लिए अलग बड़ा लेन्स बनाना चाहूँगा और जो बसेस है, उसके लिए अलग लेन्स बनाना चाहूँगा। उसके साथ-साथ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा सकता है कि जिसमें लाइव मॉनिटरिंग हो सके और जिससे जो सिग्नलिंग का जो टाइमिंग वगैरह है, उसको हम मॉनिटर कर सकें। जिससे जिस सड़क के ऊपर ज़्यादा भीड़ है या ज़्यादा ट्रैफ़िक है, तो हम वहाँ पे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं उनको पास होने के लिए, जिससे वो जो कंजेशन है, वो कम हो सके। एज़ म्युनिसिपल कमिश्नर क्या ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है? रोड्स बनाना, लेन्स बनाना? जितनी मेरी अभी करंट अंडरस्टैंडिंग है कि मैं उसको पुश कर सकता हूँ, एनकरेज हुँ। कर सकता हूँ। अच्छा, मानसून के दिनों में भी मुंबई में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आप कुछ सुझाव दीजिए इसका यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम कैसे इसको काउंटर कर सकते हैं? मुंबई में जो भी ड्रेनेज सिस्टम बनी है, हम उसको डिकंजेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रोबोटिक्स का यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बंडीकूट जो रोबोट है, जिसमें जो है हम स्लज को रिमूव करते हैं। सो हमें जो बारिश से पहले हम स्लज को रिमूव कर देंगे, उसके साथ-साथ जो ड्रेनेज पाइप्स है, हुँ, उसका नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग बनाएँगे हुँ। और हम कुछ पंप्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं कि जिससे हम मोबिलाइज़ कर सकें वाटर को। जिससे जो है उसका फ्लो जो मेंटेन हो सके, उसका स्पीड बढ़ सके और एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आपने अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिकल में की है, फिर उसके बाद आप सोशियोलॉजी की तरफ कैसे मुड़ गए?
मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दौरान मैं कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क किया था। सो रिसर्च प्रोजेक्ट्स में मेरा जो भी ऑब्जर्वेशंस थे वो सोशल ज़्यादा थे। मैं सोशल प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करता था और उसके बाद उसके ऊपर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन निकालता था। सो इस वजह से मैं इंजीनियरिंग टू सोशियोलॉजी शिफ्ट हुआ। एंट्रोपी को डिफाइन कर दीजिए। एंट्रोपी बेसिकली एक मेजर या एक मेजरमेंट है कि जिसमें हम किसी भी चीज़ में जो डाइवर्सिटी है या उसमें जो भी चेंजेस है उसको कैलकुलेट करते हैं। क्या ये सही डेफिनेशन है? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। एंट्रोपी और एंथैल्पी के बीच में क्या फ़र्क है? एंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी है। हुँ। ऑन द अदर हैंड जो एंट्रोपी है वो एक प्रकार से जो डाइवर्सिटी है, आई थिंक मैं अभी इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। कंट्रोल्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंट्रोल्ड सिस्टम आपने पढ़ा भी होगा, इसका मतलब क्या होता है? सो कंट्रोल सिस्टम में जिसमें एनर्जी फ्लो जो है उसको कंट्रोल किया जाता है, उसमें हीट को कंट्रोल किया जाता है और जो भी डिस्प्लेसमेंट मतलब प्रेशर एनर्जी है उसे कंट्रोल किया जाता है, उसे कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। थर्मोडायनामिक्स का लॉ लगाकर कोई डे टू डे टेक्नोलॉजी समझा दीजिए। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ लगाकर मैं रेफ्रिजरेटर को समझाना चाहूँगा कि जिसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ होता है कि जिसमें जो है नॉर्मली जो हीट फ्लो है वो फ्रॉम हायर एनर्जी सोर्स टू लोअर एनर्जी सोर्स होता है। लेकिन यहाँ पे जो है हम जो हमारे पास जो कंपार्टमेंट है वहाँ से हम हीट को सक कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है और ये एनर्जी हम कंप्रेसर के थ्रू देते हैं। थैंक यू संकेत। थैंक यू सो मच सर। ये आपके आप स कुंभर, संकेत, सदाशिव, इसमें कौन-सा नाम से आपको आपके मित्र लोग जानते हैं? वो क्योंकि महाराष्ट्र में एक प्रैक्टिस है ना, फादर का नाम बीच में, ये आपका कौन-सा है? बाय व्हिच नेम आर यू कॉल्ड बाय योर फ्रेंड्स? मेरा नाम संकेत है, मेरे अच्छा, फादर का संकेत, नाम फादर का नाम सर फिर सदाशिव। सदाशिव होगा। हाँ, क्योंकि एक मेरे मित्र थे अजित माधव लिमैक, तो आई रिमेंबर उनका ऐसे ही था। अच्छा ये बताइए, दुर्खैन से आप प्रभावित हैं, उनके कौन से उससे सुसाइड से या सोशल फैक्ट कौन-सा उनका थ्योरी आपको इम्प्रेस करता है? उनके सारे जो थ्योरीज़ है वो मुझे इम्प्रेस करते हैं, लेकिन उसमें जो है डिवीज़न ऑफ लेबर है, ये मुझे ज़्यादा इम्प्रेस करता है। जैसे उन्होंने कहा था कि पहले जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी है, वहाँ से हम ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में जा चुके हैं। तो अभी जो सप्लाई चेन्स बन रही है पूरे देश में, उसी सो ये पे बन हाँ, रहा है। इसी का कंट्रीब्यूशन। उतना पहले उन्होंने इसको एंटिसिपेट कर लिया। यस सर। बिल्कुल, बहुत सही। थैंक यू सर। अच्छा, सोशल क्लासेस के कितने प्रकार हैं? सोशल क्लासेस, हाँ, सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। किनशिप सिस्टम्स क्या हैं? उसका क्या प्रभाव है इंडिया हमारे जो किनशिप सिस्टम है, वो एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ है, जिन्हें हम एक किनशिप नेम से जानते हैं। और इंडिया में जो भी पर्सनल रिलेशनशिप्स है या जो भी बिजनेस रिलेशनशिप्स है, ये किनशिप रिलेशनशिप से ज़्यादा प्रभावित है। जैसे कुछ ऑक्यूपेशंस है वो किनशिप से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं कुम्हार फैमिली से हूँ, तो किनशिप जो है हमारी वो एक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। सो इंडिया में उसका ज़्यादा प्रभाव है। इ इ इस इससे वो करता है, मैच करता है क्या महापंचायत से जो यहाँ हमारे यहाँ होते हैं इधर नॉर्थ इंडिया में, इससे इसी पैटर्न पर है क्या? मतलब कोई सेंट्रल फोर्स है जो आप लोगों को ये सब बाइंड करता है या आप लोगों को डायरेक्शंस देता है कि एक इलेक्शन टाइम में या ये वो कि ऐसे करना है वैसे करना है, इस टाइप से है कुछ आपके यहाँ? किनशिप एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है और एक सेंस ऑफ कोहेसिवनेस प्रोवाइड किससे करता है। नज़दीक है, जाति से या वर्ण से या ये आपके गोत्र से, किससे नज़दीक आता है ये? किनसे किसको किसको मैच करता है, किससे सबसे नज़दीक पहुँचता है ये? ये जाति से भी हो सकता है, वर्ण से भी हो सकता है। नॉर्थर्न इंडिया में ये जाति से है ज़्यादा है, ऑन द सदर्न इंडिया ये वर्ण से है। हुँ, ओके। ये यूसीसी का क्या आपके विचार में क्या है? वो सही दिशा में हम लोग चल रहे हैं? यूसीसी होना चाहिए, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या अपने-अपने लॉज़ गवर्न करना चाहिए? छोड़ दें हम उनको? जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड है, वो आज की ज़रूरत है कि जिसमें जो भी ज़्यादा केसेस बढ़े जा रहे हैं या जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसे ये सिम्प्लीफ़ाई करने का काम करेगा। लेकिन हमें उसे फ़ेज़ मैनर में और जो भी इंडिविजुअल या जो भी कम्युनिटीज़ है, उनसे कंसेंसस मिला के हमें उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
नहीं तो वो तो हो ही रहा, असेंबली वगैरह में जो डिबेट होता है वो तो सभी से कंसेंसस वही है, डिस्कशन है असेंबली में, उसको फिर फाइनली बिल के फॉर्म में आता है, कैबिनेट पास करता है, डिस्कशन होता है, कमेटी बनते हैं, ये सब तो होता ही है। तो वो आपको आपके हिसाब से वो ठीक अभी नहीं हो रहा है, कुछ और भी कंसल्टेशन होना चाहिए या काफ़ी है, ये पर्याप्त है? जो भी ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा कंसेंसस होना चाहिए, जिसमें हमें यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी दोनों के बीच में एक कन्फ्लुएंस होना चाहिए और एक स्वीट सिंथेसिस होना चाहिए। आप सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये वर्ड बड़ा अच्छा लगा आपसे सुनकर, स्वीट सिंथेसिस। कार्ल मार्क्स बेचारे कभी स्वीट सिंथेसिस की बात नहीं किए थे, वो कॉन्फ्लिक्टिव। अच्छा, ये बताएं, कास्ट सिस्टम के कितने रूप हैं हमारे इंडिया में, कितने रूप देखे जाते हैं कास्ट सिस्टम के, और अब नया रूप ले रहा है क्या वो? कास्ट सिस्टम जो है हिस्टोरिकली ऑक्यूपेशन सेग्रीगेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड था, लेकिन धीरे धीरे जो है कास्ट रिफॉर्म हो रही है कि जिसमें कास्ट और क्लास दोनों मिलके एक नया वर्ग क्रिएट हो रहा है, जिसमें जो घेटोज जो है वो क्रिएट हो रहे हैं शहर में। सो आई थिंक कास्ट जो है वो कास्ट एसोसिएशंस भी बढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। सो कास्ट एसोसिएशन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जो है वो थोड़ा डिमिनिश हो चुका है और सोशल सिग्निफिकेंस कल्चरल सिग्निफिकेंस ज़्यादा बढ़ चुका है। ये तो उल्टा होना चाहिए था, कास्ट को अब क्लास के फॉर्म में होना चाहिए अब। फिर हम लोग फिर कास्ट में जा रहे हैं, कास्ट सर्वे की डिमांड हो रहा है, बिहार में हो रहा है, और भी जगह में ये सब पास हुए हैं, असेंबलीज में पास हुए हैं। तो कास्ट पर इतना हम लोग को वो करना चाहिए, अब कास्ट से हमें छुटकारा मिलना चाहिए? कास्ट से हमें छुटकारा मिलना चाहिए, लेकिन कास्ट एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है और कास्ट किसी भी एक ग्रुप का एक प्रकार से इकोनॉमिक और सोशल पोजीशन बताता है, एक हायरार्की में पोजीशन बताता है। तो इस वजह से जो वेलफेयर मेजर्स है उसके लिए जो है वो कास्ट सेंसस होना चाहिए ताकि हम टारगेट कर सकें। हम्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान, वो क्या चरमरा गया है? आपको क्या लगता है, इतने इतने सारे अमेंडमेंट्स हो रहे हैं हर दूसरे साल, 100 से ऊपर अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तो ये हमारी कमजोरी है या ये आपको दिखाता है कि ये पूरा वो है, रोबस्ट सिस्टम है? आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी एक स्ट्रेंथ है और अभी जो इतने ज़्यादा अमेंडमेंट हुए हैं ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर दर्शाता है कि हम जो भी चेंजेस हो रहे हैं सोशल चेंजेस उसको लेकर हम हमारा संविधान को भी चेंजेस कर रहे हैं कि जिसमें जो टुडेज़ की रियलिटी है और इसके साथ साथ जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह है, तो ये काफ़ी चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अभी भी बरकरार है। तो मुझे नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो काफ़ी क्रम्पल हो चुका है। दुर्खैम का सुसाइड का थ्योरी था, इंडिया में क्या है इसका प्रभाव? मतलब इंडिया में सुसाइड को क्या मानते हैं, क्रिमिनल लॉ, ये क्राइम है या क्या है ये सुसाइड? उसको हम अपने हमारे लॉ के हिसाब से कहाँ आता है सुसाइड? इज इट अ क्राइम? यस सर, सुसाइड इज़ अ क्राइम, लेकिन उसके लिए कुछ सज़ा वगैरह दी गई है। लेकिन जो माइल डरखाइम जी का एक व्यू था, जिसमें उन्होंने इंटीग्रेशन और रेगुलेशन के फैक्टर इसमें वर्क किए थे। सो आई थिंक ये दोनों फैक्टर इंडिया में वर्क होते हैं। लेकिन इंडिया में क्राइम है? यस सर। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आईपीसी 309 उसको एग्जेम्प्ट करता है एक कैटेगरी को, इफ यू आर अंडर मेंटल स्ट्रेस इट्स नॉट अ क्राइम टू कमिट सुसाइड। ओके। अच्छा, आखिरी ये बताइए, इलेक्ट्रिकल, तो प्रदूषण के कारण कितना परसेंट इम्पैक्ट व्हीकल्स के वजह से प्रदूषण होता है? व्हीकल्स के कारण लगभग 10%, अभी जो 7% से 10% का प्रभाव होता है। सो जो स्मॉग का इशू है, उसमें जो व्हीकल्स से जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकलती है, उसका ज़्यादा दिक्कत है। एनओएक्स जो गैसेस है उसका ज़्यादा दिक्कत है। सो एक एक कंट्रीब्यूशन जो है वो व्हीकल से भी ज़्यादा आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पर्याप्त उसमें यूसेज होने से क्या क्या रोक रहा है, क्या उसमें कमियां हैं? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसका अपफ्रंट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। उसके साथ-साथ जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। उसके साथ-साथ एक सोशल स्टिग्मा अभी भी जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके लिए जुड़ा हुआ है। सो आई थिंक हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। जो थैंक यू सर। So, Sanket, your mother belonged to Roha, My mother belong to Satara district. and it is written here
That city is Roha, Raigad district. मेरे पापा हेडमास्टर है रोहा में। हम्म सो हमारा जो नेटिव प्लेस है वो सातारा और सांगली है, हम्म लेकिन मेरे पापा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी 20 साल से रह रहे हैं अभी। हम्म सो हमारा परमानेंट एड्रेस वही का हो चुका है। Okay. Yes. So it is written in your DEF. Okay, Roha Yes. as a city is written in your DEF. हाँ सर। Mother's present postal address. यस सर। हम्म सर आधार कार्ड के ऊपर अभी ये वाला आ चुका है, लेकिन मम्मी की जो मेरी मदर So from Roha, which famous railway line initiates जो कोकण रेलवे है वो रोहा से स्टार्ट होती है, and up to? अप टू पणजी जाती है आई थिंक, मारमा गोवा। और थोड़ा सा आगे बढ़िए. ओके सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पाता हूँ। Roha to Mangalore. मैंगलोर, यस। Roha to Mangalore. You have been in a project of railway ministry, Rakshwa system. What was your role in that project? जो रक्सवा सिस्टम है उसका पेटेंट मेरे नाम पे है, मैंने उसको इन्वेंट किया था और इसका मैं एप्लीकेंट भी हूँ पेटेंट का। सो ये जो सिस्टम है वो रेलवे लोकोमोटिव के सामने एक डिवाइस लगता है। ये जो डिवाइस जो सामने कोई ऑब्स्टैकल आता है, फॉर एग्जांपल कोई कैटल आता है या कोई इंसान आता है, तो ये इसको ग्रैपल कर लेता है और उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उसकी जान बचाता है। Okay. Yes. So in the same region there is uh, a mountain series. What does it called? The same region of Konkan Railway. There is a mountain chain, सह्याद्रीज, Sahyadris, Western Ghats. वेस्टर्न घाट्स। Western Ghats. So there was a committee on the which recommended over these Western Ghats. Can you recall the committee? सॉरी सर, लेकिन आई थिंक जो गाडगिल कमेटी थी उसका मैं नाम अभी Madho Gadgil. recall- हाँ What were its recommendations regarding Western Ghats? मुझे सर Any two or three? 2-3 है कि वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जोन है। उसके साथ साथ जो वहाँ पे जो बिहड़ है, तो जो हमारी जो रेलवे लाइन है, सो इसमें काफ़ी ज़्यादा टनल्स बनाए गए हैं। इस वजह से जो है वो स्मूथ मूवमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है। सो आई थिंक ये हो सकता है इसमें। There are some eco-sensitive zones. यस सर। Okay. And your hobbies and interest has been in portrait sketching also. यस सर। तो आपका जो पोर्ट्रेट स्केचिंग में आप क्या बनाते हैं? मैं किसी भी इंसान का पोर्ट्रेट बना सकता हूँ, किसी भी इंसान का किसी भी इंसान का। पोर्ट्रेट बना सकते हैं? यस सर। ओके ओके. तो विश्व इतिहास में कोई ऐसे 2-3 नाम बताइए जो अच्छे पोर्ट्रेट स्केचर्स थे. इसमें जो है लियोनार्डो दा विंची जो है, उनके पोर्ट्रेट काफ़ी फेमस है। इंडिया में जो है राजा रवि वर्मा है, काफ़ी फेमस है। किस काल के थे राजा रवि वर्मा लगभग? एक उनका पीरियड हिस्ट्री में कुछ बता सकते हैं? 18th सेंचुरी आई थिंक, 18 या 19th सेंचुरी। मैं भी डिटेल मतलब एग्जैक्ट नहीं जानता उनके, लेकिन मैंने उनके पोर्ट्रेट्स काफ़ी देखे हैं। और अभी आधुनिक समय में? आधुनिक सीजन में जो शायद भंडारकर करके है महाराष्ट्र में, तो उनके पोर्ट्रेट्स में फॉलो करता हूँ। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं उनको मैं फॉलो करता हूँ। ओके गुड सर. थैंक यू सर। यहाँ आपने लिखा है कि ये जो पेपर आपने जो लिखा था, द प्राइस ऑफ प्रेस्टीज, तो इस लेख का झुकाव किस तरफ था? क्या इसमें आप कहना चाहते थे? जो रिसर्च पेपर जो आपने लिखा था। सर, सो जो प्राइस ऑफ प्रेस्टीज है वो जो लैविश वेडिंग्स विलेजेस में हो रही है, उसकी वजह से डेप्थ क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, और उस डेप्थ क्राइसिस की वजह से जो रूरल लैंड होल्डिंग पैटर्न है उसमें काफ़ी इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही है। सो इसके लिए मैंने कुछ सॉल्यूशन निकाले थे और इसके लिए उसका झुकाव ज़्यादा था। कल्चरल सिग्निफिकेंस। नहीं तो जो कल्चर होता है वो तो इतना डीप रोटेड होता है कि आपका सुझाव या प्रवचन या कोई अच्छी बात कहने से तो उसमें कोई परिवर्तन तो आ नहीं सकता। लोग जिन चीज़ों को महत्व देते हैं उनको महत्व देंगे। आपका सबसे महत्वपूर्ण सुझाव क्या था?
एक कोऑपरेटिव फंड बनाया जाए या कोई एक इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट बनाया जाए कि जिसमें जो है हम सस्टेनेबल डेप्थ की तरफ बढ़े। जो अभी अनसस्टेनेबल डेप्थ है या इनफॉर्मल डेप्थ है, सो हम उसको एक फॉर्मल डेप्थ में कन्वर्ट करें या एक कोऑपरेटिव डेप्थ फंड बनाए जिसमें हम मैरिजेस को फंड कर सके। तो आप तो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपने जब ये प्राइस से प्रेस्टीज आपने बात लिखी तो इसका झुकाव नकारात्मक है, यानी कि लोग समाज में नाम कमाने के लिए आमतौर पे कोई कार्य करते हैं ताकि उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। तो ये बदलाव तो कुछ हुआ नहीं, वो कुरीति तो वैसे ही रही, बस आप एक डेट फंड बनाने की बात कर रहे हैं। तो कोई ऐसा सुझाव नहीं था आपके रिसर्च पेपर में कि इन कुरीतियों से किस तरह से निपटा जा सके? हम इसमें लिटरेसी का यूज़ कर सकते हैं कि हम लिटरेसी ड्राइव लगाएंगे, चालू करेंगे, जिसमें हम लोगों को बताएंगे कि जो सिंपल मैरिजेस है उसे भी जो नेसेसरी जो भी कंडीशंस है उसको फुलफिल करके हम कर सकते हैं। या हम कुछ ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं कि जिसमें गांव के पास कुछ मैरिज हॉल्स वगैरह हो, सो जिससे जो है वो जो हमारा अननेसेसरी खर्चा है क्लोथ्स के ऊपर या डेकोरेशंस के ऊपर वो कम हो सके। सो ये मेरे साइड से मैंने सुझाव दिया था। ठीक है। और एक चीज़ और है कि जो सामाजिक सामाजिक जो समस्याओं की बात जो आप इतनी गहराई से पढ़ते भी हैं, उसमें नज़र भी रखते हैं। तो अभी भारत में एक जो सबसे बड़ा जो एक आंतरिक सुरक्षा का संगठन से लेके और सामाजिक तनाव का शायद सबसे बड़ा या सबसे बड़े कारणों में से एक माओवाद भी है। तो आपका जो राज्य है, उसका और थोड़ा उसके नॉर्थ की तरफ जाइए तो छत्तीसगढ़ का इलाका अभी भी अत्यंत प्रभावित है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इसका प्रभाव क्षेत्र धीरे-धीरे सिकुड़ रहा है? जो गढ़चिरौली ज़िला है महाराष्ट्र में, वो ज़्यादा इससे प्रभावित है और धीरे-धीरे गढ़चिरौली में से भी जो लोग हैं उनका एजुकेशन और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बढ़ रहा है। इस वजह से जो है उनका प्रभाव कम होता जा रहा है। नहीं, लेकिन आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मेरा प्रश्न तो कुछ और था। जो मैं ये माओवाद की जो बात कर रहा था, तो इसका प्रभाव घट रहा है या बढ़ रहा है? अगर घट रहा है तो इसके बारे में कोई आंकड़ा या हाल में कोई इस तरह की कोई विश्वसनीय कोई बात आपको पता चली है? विश्वसनीय बात जो है कि कई सारे जो माओवादी हैं गढ़चिरौली में वो अभी सरेंडर कर रहे हैं। लगभग 3 से 4 माओवादी जो थे वो पिछले 3-4 दिन पहले ही न्यूज़ थी कि उन्होंने सरेंडर किया है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स दिए गए हैं कि जो सरेंडर करने वाले उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी या उनको घर वगैरह का सुविधा दिया जाएगा। सो आई थिंक इस वजह से जो है वो माओवाद अभी जो है एक साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस से लेकर थोड़ा कम होता दिखाई दे रहा है। गृह मंत्रालय ने एक आंकड़ा दिया है जिसके मुताबिक 18,000 वर्ग किलोमीटर से घट के 8,500 वर्ग किलोमीटर में रह गया है। तो क्या सचमुच इसका विस्तार क्षेत्र आधे से भी कम हुआ है अभी हाल के वर्षों में? यस सर। ठीक है, ठीक। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। संकेत, एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। समझ लीजिए कि आप पॉलिसी लेवल पर पहुंच चुके हैं और एक पॉलिसी बनाई जा रही है सोशल एम्पावरमेंट के लिए। अब आपको एक स्लोगन देना है। आपको पता है कि सरकार अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई बार स्लोगन का सहारा लेती है। तो आपको एक वन लाइनर स्लोगन देना है। तो आप क्या स्लोगन देंगे? सोशल एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये पॉलिसी है। मैं कुछ सेकंड सोच सकता हूँ? बिल्कुल, आप ले सकते हैं। थैंक यू सर। सो मैं सोच पा रहा हूँ कि हम स्लोगन इस तरीके का दे सकते हैं कि इंक्लूसिव इंडिया, डेवलप इंडिया, थ्रू डार्कनेस वी विल राइज। थैंक यू संकेत, आपका साक्षात्कार यहीं समाप्त होता है। हम आपसे फिर से मिलेंगे आपके फीडबैक के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ऑल। थैंक प्लीज टेक योर सीट। यू सर। संकेत, ये आपका दूसरा अटेम्प्ट है, है सर। ठीक है, और आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं। तो एक तो कंग्रेचुलेशन, सबसे पहले आपको यहाँ तक आप पहुँच गए हैं। थैंक यू सर। इससे पहले कि मैं आपको आपका फीडबैक दूं, आप इस बात को रियलाइज़ करिए कि आप बस एक स्टेप अवे हैं, ठीक है, सिविल सेवा में जाने से। पर इस बात का आपको प्रेशर नहीं होना चाहिए, इस बात की खुशी होनी चाहिए
कितने सारे लोग प्रयास करते हैं और आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं और यहाँ तक आए हैं आप, तो आगे भी यात्रा संभव है। ठीक है संकेत? आप में बहुत सी अच्छी बातें थी, आपका नॉलेज बड़ा अच्छा है, आप सवाल को अच्छे से सुनते हैं, आपने एक स्माइलिंग फेस बरकरार रखी पूरे इंटरव्यू के दौरान, आपने काफ़ी अच्छे आंसर्स दिए, तो ये सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में जा रही हैं, ठीक है? यू आर ऑल्सो वेल ड्रेस्ड फॉर द ओकेशन, बट संकेत, आई वुड ऑल्सो लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स थिंग्स वेयर आई फील कि थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है अभी भी। तो जैसे आप अंदर आए, तो आप ऐसे अंदर आ रहे हैं जैसे पुराने दफ्तरों में नहीं होता था कि हम देखते थे कि अंदर साहब बैठे हुए हैं कि नहीं। तो बिल्कुल आप झाँक रहे हैं अंदर, ठीक है? तो वो तरीका ठीक नहीं है। तो आप पूरे अपने बॉडी को प्रेज़ेंट करिए। आपका लोअर बॉडी बाहर है, आप अपर बॉडी से थोड़ा मतलब ये ठीक नहीं This है। time also you आप feel वैसे like ही आए, वैसे ही आए और आने के बाद आप जाकर चेयर के पीछे खड़े हो गए। ये कभी मत कीजिएगा, ठीक है? आप आएँगे और चेयर के पैरेलल आप खड़े हो जाएँगे विद अ इरेक्ट पोस्चर, कॉन्फिडेंट येट हम्बल, ठीक है? कोट में आपके 2 बटन हैं। यस। तो ऊपर वाला बटन जो है वो बटन्ड होगा और नीचे का खुला होगा। आप जब अंदर आएँगे तो आपको एक हाथ से बिना देखे उसे खोलने की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप बाहर से खोल कर आइए, वो ठीक है। बट अंदर आकर ये स्ट्रगल थोड़ा ठीक नहीं है, ठीक है? वो अननेसेसरीली अटेंशन ड्रैग करता है। जो आपका सिटिंग पोस्चर था, उसमें भी मैंने देखा कि जैसे कि आपने ऐसे मुट्ठियाँ बाँध रखी हैं, ये ठीक नहीं है पोस्चर, ठीक है? रिलैक्स्ड पाम वुड बी बेटर। आप ऐसे भी रख सकते हैं अपने हाथों को, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। एक्सेसिव हेड मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कि आपका एक्सेसिव हेड मूवमेंट है, तब बहुत ज़्यादा जैसे हम इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में दोस्तों यारों से बात करते हैं जब काफ़ी सर हिलाकर, हाथ हिलाकर, आप वैसे ना करिए, ठीक है? प्लस आप जो बैठे हैं सीट पे, अभी भी आप देख सकते हैं कि आप एक तरफ ज़्यादा हैं और दूसरी तरफ कम, ठीक है? तो आपको सीट के बीचों-बीच ऑक्यूपाई करना चाहिए। प्लस आपका जो बैक है वो चेयर के बैक को टच करना चाहिए, ठीक है? क्या वो टच कर रहा है? नहीं। अभी नहीं। हाँ, करिए आप। अब देखिए आपका पोस्चर कितना सही हो गया, ठीक है? तो इन छोटी माइन्यूट बातों का आप ज़रा ध्यान रखिए। टाई को आप एक बार और रिकंसिडर कर सकते हैं, जो टाई आपने पहनी हुई है, जो शर्ट आपने पहनी हुई है वो ठीक तरीके से आयरन नहीं है, ठीक है? पूरा सूट नया वाला होने वाला हाँ, है। तब ठीक है, मतलब आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक। और कई बार ये हो रहा था कि आपको आंसर पता नहीं था, उत्तर के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, तो आपने बोला कि सर मुझे इस बारे में नहीं पता है, बट आप उसके साथ ये भी बोलिए कि मैं इस बारे में जाकर और पढ़ूँगा, पढ़ूँगा। जो ये दिखाता है कि आप में एक लर्निंग एटीट्यूड है। संकेत, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पूरा एग्ज़ामिनेशन तो इंग्लिश मीडियम में दिया है और आप हैं महाराष्ट्र से, तो आपने मराठी को ना चुनकर हिंदी को क्यों चुना है? मतलब इंटरव्यू लैंग्वेज आपने हिंदी क्यों चुना है, इंग्लिश क्यों नहीं? और अगर इंग्लिश नहीं तो फिर मराठी होना चाहिए था आपका सेकंड चॉइस। मराठी में जो है वो बीच में ट्रांसलेटर होता है, इससे ट्रांसलेशन लॉस हो सकते हैं। पे 2-3 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, सो मेरा थिंकिंग लैंग्वेज भी हिंदी बन चुका है और डे टू डे लैंग्वेज भी हिंदी बन चुका है, सो मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है। थोड़ा-सा आपका वो जो है, जो ये ज़ोन प्रेफ़रेंस है कैडर में, इसमें मैं देख रहा हूँ आपका जो फर्स्ट इस ज़ोन थर्ड, इसमें तो ठीक है ना? महाराष्ट्र जो आपका होम कैडर है। देन आप सीधे फिर गुजरात में गए, फिर छत्तीसगढ़, यहाँ भी हिंदी आपका छूट गया, मध्य प्रदेश इज़ हिंदी। देन फिर आप सीधे जाते हैं सीधे साउथ में सारा हुँ, पूरा, मतलब इससे आप आपका थोड़ा-सा ऑर्डर ऑफ प्रेफ़रेंस और वो थोड़ा कहीं से कोई क्वेश्चन हो सकता है है ना? आप आप ऑप्ट कर रहे हैं हिंदी, फिर आपका जो कैडर प्रेफ़रेंस में वहाँ पे हिंदी कहीं ज़्यादा मुझे हिंदी के ऊपर ऐसा लग नहीं रहा है। आपने सीधे ज़ोन 5 को 1 के बाद सीधे होम ज़ोन के बाद सीधे आप ज़ोन 5 में गए। वो पूरा साउथ है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, है ना? आप वो भी तो कर सकते थे ना कि आप ज़ोन 2 को लेते। अगर आपका हिंदी के साथ थोड़ी एफिनिटी है, थोड़ा कंफर्टेबल है, खैर वो ज़्यादा कोई उसमें मैटर नहीं करता है ना? कैडर प्रेफ़रेंस में आपके हिंदी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक देयर माइट बी अ क्वेश्चन, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है सर। ठीक है संकेत, तो आप इन बातों का ज़रा ध्यान रखिएगा। बाकी आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। अब मैं बाकी माननीय बोर्ड मेंबर्स से अनुरोध करूँगा कि अगर उनके कुछ पॉइंट्स हैं तो वो बता सकते हैं। फिर आप अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको आपका स्कोर बताऊँगा। ठीक है। सर।
सिर्फ एक वो सुसाइड पे आपने जो उसका उत्तर दिया ना, वो शायद फैक्चुअली कर एक बार चेक कर लीजिएगा। सेक्शन 309 ऐसा कहता है कि आप सुसाइड इज नॉट अ क्राइम if it is under mental pressure. That is only one exception has been made in our law. उसमें एक्चुअली जो मेंटल हेल्थ एक्ट है 2017 का, ओके, तो उसने बताया कि सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज किया जाए। तो फिर आईपीसी में ना उसके हिसाब से चूंकि स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा, तो एनीवे वो, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको तो पता होना चाहिए। और बुरखाइन पर उन्होंने अपना हाथ में आपका और अभी पता है आपने कि नया सूट खरीद रहे हैं, तो जूता भी दूसरा ले रहे हैं क्या? ये जूता आपका थोड़ा इनफॉर्मल है, ठीक है सर, मैं ले लूँगा लेकिन कौन सा जूता लेंगे? ऑक्सफोर्ड ले ये लीजिए, वाला। ऑक्सफोर्ड ले लीजिएगा या ब्रॉगहेड, ठीक है ना, या फिर वो डर्बी वाला। लेकिन और पतलून ज़्यादा लंबी है तो 1 इंच और छोटी होगी तो निकल गली, तो अभी नीचे चार्ली चैपलिन वैसा पहनते थे, लेकिन अब ऐसा फैशन नहीं है। तो पतलून मुड़नी नहीं चाहिए, मतलब सीधे शूज़ के पास आके टच कर रहे हैं शूज़ को, स्ट्रिंग्स को, और उसके बाद उसमें फोल्ड्स नहीं होना चाहिए। तो जब बना रहा होगा सूट वाले को तो देखिएगा वैसा बनाए, ठीक है ना। बाकी बहुत अच्छा है। योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज योर हंसरा चेहरा। तो मराठी में रेफर्ड इजी तो that's the biggest thing. But apart from that, you also come across as a very honest candidate. And second thing is that the most of your hobby has been towards innovative things that you have been doing. वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रकृति आपका साफ झलकता है उन सब चीज़ों से। तो बहुत अच्छा, आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं एंड होपफुली यू डू वेल योर शूज़। थोड़ा वो सूट वूट जो बनवा रहे हैं उसका फिर, तो उसमें वो चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कैसे अपनी, और ये आपका शर्ट जो है ना वो सिंपल आधा इंच शर्ट बाहर आएगा इसका। आपका जो जैकेट है ना, तो जैकेट से आधा इंच बाहर आएगा, वो भी देख लीजिएगा वो जो नया बना रहा है उससे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। संकेत, एक जब आपसे सर ने सवाल किया था प्राइस ऑफ प्रेस्टीज, ठीक है, जो आपने जो भी रिसर्च किया है उस पे, शोध पेपर जो भी आपका है, तब आपने उस आंसर को थोड़ा और ऑर्गेनाइज करिए आप, ठीक है, क्योंकि आपने लिखा है तो थोड़ा स्विफ्ट करिए उसे, और एक्यूरेट, प्रिसाइज, और कम शब्दों में बोलिए उस चीज़ को। मतलब आपने ड्रैग किया, सर ने आपसे वापस पूछा भी कि जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी डीप रूटेड होते हैं, तो ये कैसे होगा। आप प्रॉब्लम को बताइए, जो प्रॉब्लम आप पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन क्या है आपका, और फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ऐसे बताइए। आप थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस, यू सीम्ड ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है, जब आप इसको आंसर कर रहे हैं। संकेत, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं अब। नहीं सर, अभी कोई सवाल नहीं है। ठीक है, कब है आपका इंटरव्यू? मेरा 7 फेब को है। ठीक है, आपके पास टाइम है। आप वैसे ही अच्छे कैंडिडेट हैं, जो सबने आपकी तारीफ़ की है। आज की परफॉर्मेंस के हिसाब से हमने आपको दिए हैं 170 टू 175, जो कि अच्छे नंबर होते हैं। पर अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ईज़िली यू विल क्रॉस 180, एंड एनीथिंग बियॉन्ड 180 ओनली एनहांसेस योर पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग इनटू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। तो आप सिलेक्शन तो चाहते ही होंगे, और आपकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस जो है आईएएस है, तो शायद आप आईएएस के भी इच्छुक हैं। तो उसके लिए आपको इंटरव्यू में अच्छे नंबर लाने होंगे। तो आप इन बातों का ज़रा ध्यान रखिएगा, ठीक है? हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।